Hey guys, welcome to the channel Career Ladder. हम ना कोर्स ऑन कॉस्ट अकाउंटेंसी उसमें आज आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको लास्ट टाइम में कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट इन सब का मतलब समझाया था। आई एम योर ट्यूटर। By profession I am a chartered accountant. By education I am a BCom chartered accountant, JIB and CIB certified by IIBF. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस कोर्स कि हम इस कोर्स को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में करेंगे और हमारे टारगेट ऑडियंस की लिस्ट यहाँ पे आपको दी हुई है। ऑलराइट गाइस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, हमने लास्ट टाइम में कुछ टॉपिक्स कंप्लीट किए थे। टू बी वेरी ब्रीफ एंड प्रिसाइज, मैंने आपको अकाउंटिंग के ब्रांचेस समझाए थे। देन वी delve डीपर इनटू द टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग। ऐसी टर्म्स को हमने पढ़ा था और हमने ये समझा था कि उन टर्म्स का मतलब क्या है, उनका स्कोप क्या है, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम क्यों कॉस्ट अकाउंटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। एंड देन हमने कॉस्टिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच का डिफरेंस समझा था, राइट गाइस। तो उसके बाद में हमने काफ़ी तरीके की टर्म्स जैसे कि कॉस्ट सेंटर या एक्सपायर्ड कॉस्ट, अनएक्सपायर्ड कॉस्ट, कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ये सब समझा था। एंड फाइनली हमने दो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग समझे थे, जॉब कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग, जिसका हमने रिफाइनमेंट्स भी समझे थे कि जॉब कॉस्टिंग की तीन जॉब कॉस्टिंग जो है उसमें आप दो रिफाइनमेंट्स पढ़ सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग, जबकि प्रोसेस कॉस्टिंग की हमने तीन रिफाइनमेंट्स पढ़ी थी, ऑपरेशंस कॉस्टिंग, this output costing, or you can say single or unit costing, and the third one was operating or service costing. And I told you that you should not get confused between the operations and operating costing. All right guys, तो ये सब जब हमने कंप्लीट किया था तो आई टोल्ड यू कि जो टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के साथ में, विच इज टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। So guys, without wasting much time, let's get started. See friends, what is technique of costing? क्या कॉस्टिंग करने का दूसरा तरीका है, which I told you apart from job and process costing? No friends, job and process costing was all in all जो हम बार बार यूज करेंगे अपनी कॉस्टिंग को करने के लिए। लेकिन जब भी मैं टेक्निक की बात करती हूँ तो टेक्निक would be related to presentation of data. Alright friends, so हमने लास्ट लेक्चर में ये समझा था कि कॉस्टिंग जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, कौन से स्टेक होल्डर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हमने ये समझा था कि इससे प्लानिंग कर सकते हैं, इससे डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी एनहांस कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, राइट। तो और ये इंटरनल डिसीजन मेकर्स के लिए, इंटरनल स्टेक होल्डर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस किसी ने भी मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो प्रीवियस लेक्चर इज ऑन द सेम चैनल, मैं सेम प्लेलिस्ट में ऑलरेडी यू कैन फाइंड इट। सो गाइज प्लीज डू वॉच दैट वन बिफोर seeing this lecture. All right friends, so techniques of costing that I told you that it is about the presentation of data. All right friends, so it means ऐसे टेक्निक्स को यूज करना, primarily we have three techniques to be read here: standard costing, marginal costing and budgetary control, which will help a company to present the cost data so that their stakeholders can do the needful. They can do the cost controlling, they can plan, they can do the decision making, etc. All right, so हम जैसे कि मैंने आपको बताया हम तीन तरीके के टेक्निक्स पढ़ेंगे, एंड दीज टेक्निक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉस्टिंग। इन फैक्ट आपका one half of the syllabus is this thing only: standard, marginal and budgetary control, and most of the questions would be coming out of these topics only in your any of your exams. आप कोई सा भी एग्जाम
अपीयर कर रहे हैं, आपको मेनली क्वेश्चंस इन्हीं सब टॉपिक्स से मिलेंगे। आपको कॉस्ट निकालने के लिए अप टू द प्रीवियस लेक्चर जो हमने मेथड्स पढ़े, वो कॉस्ट निकालने के लिए जो क्वेश्चंस आते हैं दैट वुड बी हार्डली 1 or 2 क्वेश्चंस। लेकिन जब आप कॉस्टिंग में ये टॉपिक्स पढ़ेंगे, इन टॉपिक्स से आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो अभी हम फिलहाल इस टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ थियोरिटिकल बेस ले रहे हैं। इसके अंदर हम ये समझेंगे कि इन कॉस्टिंग का मतलब क्या है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब है, नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, आप एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं। ऑलराइट, उस स्टैंडर्ड से आप एक्चुअल को कंपेयर करते हैं। ऑलराइट, एग्जैक्टली, आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी यही करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो मैंने एक डायरेक्ट मटेरियल के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट कर लिया। ऑलराइट फ्रेंड्स, 10 रुपया। मैंने सोचा कि मेरे पेन का कॉस्ट, पेन में यूज होने वाला जो डायरेक्ट मटेरियल है उसका कॉस्ट 10 रुपये नॉर्मल सेंस में होना चाहिए। बट एक्चुअल में जब मैं मटेरियल लेने गई तो इट वाज लॉकडाउन सिचुएशन, लाइकवाइज वी आर अभी इन करंट सिचुएशन, तो मुझे वो मटेरियल के लिए एक्स्ट्रा प्राइस पे करना पड़ा एंड आई हैड टू पे 12 रुपीज इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ऐसे केस में कैन यू जस्ट टेल मी कि क्या हुआ? कॉस्ट एस्केलेट हो गया बाय 2 रुपीज, आई एम एट द लॉस ऑफ 2 रुपीज। अब यही डेटा जब एज अ कॉस्ट मैनेजर आई एम प्रेजेंटिंग टू माय बॉसेस, तो मैं यही कहूंगी कि सर सिचुएशन ये थी कि स्टैंडर्ड कॉस्ट वाज दिस, however we incurred a cost of 12 rupees because of these all things. Because of this situation we had to pay more amount and इसीलिए हमको ज्यादा कॉस्ट इनकर करना पड़ा। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एटलीस्ट दिस टर्म की स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड कॉस्ट पता लगाएंगे और फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस से इसको मेजर करेंगे। सो इफ आई जस्ट से इट वुड बी रिलेटेड टू नंबर ऑफ यूनिट्स कि मुझे इतना स्टैंडर्ड में प्रोड्यूस करना था, इतना मैंने एक्चुअल प्रोड्यूस किया, इतना डायरेक्ट मटेरियल था स्टैंडर्ड, जबकि मेरा इतना लगा, इट मे बी अ प्रॉफिट, इट मे बी अ लॉस। एंड as you can see, it is just a technique of presentation of data, and it is very important because it is helping me out in controlling my cost, in planning, in decision making. All right friends, so I hope you people have understood this point, ki what is standard and what is standard costing. All right friends, so let us just now move to the second point, what is marginal costing. So friends, मार्जिनल, वर्ड मार्जिनल पे फोकस करते हैं। इफ यू आर एन इकोनॉमिक स्टूडेंट तो आप लोग को पता होगा कि इकोनॉमी में एक टर्म यूज होता है इकोनॉमिक्स में, विच इज मार्जिनल। मार्जिनल नॉर्मली मीन्स पर यूनिट एडिशन। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो इसका क्या मतलब हुआ? जब मैं मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करती हूँ तो इट इज अ टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग अगेन which helps in finding out कि एक एडिशनल यूनिट बनाने में मुझे क्या एडिशनल कॉस्टिंग आई। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मैं मेरी एक फैक्ट्री है जिसमें मेरा एक प्लांट लगा हुआ है जो कि 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है। मुझे एक ऑर्डर मिला जिससे मुझे 10 यूनिट्स और 110 यूनिट का मुझे ऑर्डर मिलता है। मैंने एक नया मशीनरी लगवाया। नाउ आई जस्ट वांट टू नो कि ये जो 10 यूनिट मैंने एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किए, ये यूनिट्स मुझे प्रॉफिट दे रहे हैं कि लॉस? तो फॉर नोइंग दिस थिंग मैंने ये देखा कि मेरा मशीनरी का कॉस्ट
एडिशनल मशीनरी का कॉस्ट कितना लगा, राइट? यहाँ पे जो भी मेरा कॉस्ट आ रहा है उस कॉस्ट को पर यूनिट कॉस्ट आ रहा है। इनफैक्ट आई वुड से, मान लीजिए मेरा कॉस्ट आ रहा है 1000 रुपीज, तो पर यूनिट कॉस्ट वुड बी 10 रुपीज। जबकि यहाँ पे मेरा बहुत सारा एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया बिकॉज ऑफ 10 यूनिट्स ज्यादा बनाने के, और मेरी कैपेसिटी 100 यूनिट्स थी, तो मैंने इनकर किया 1200 रुपीज, तो मेरा पर यूनिट कॉस्ट बिकेम 12। ओ आई एम सो सॉरी, मेरा पर यूनिट कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, एंड दैट इज व्हाई I would be able to tell my management कि whether आप ये 10 एडिशनल यूनिट्स का ऑर्डर लीजिए या नहीं लीजिए। दिस वुड बी समथिंग इन पॉइंट्स, ऑलराइट फ्रेंड्स? सो आई एम नॉट कैलकुलेटिंग इट हियर, अदरवाइज इट वुड बी लाइक वेरी मेसी। तो अभी आप फिलहाल इसका पॉइंट समझिए। व्हाट इज इट हेल्पिंग मी इन? इट इज हेल्पिंग मी आउट इन cost controlling, it is helping me out in planning, in decision making, everything. So it is very important aspect of costing, it is very important technique of costing. Alright friends, so marginal costing में हम कैसे करते हैं ये तो हम later on जब आगे बढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, but फिलहाल you should know what do we do in marginal costing. We find out the cost of marginal unit of production. All right, friends. So I hope you have understood this thing. Now, थर्ड टेक्निक जो हम कॉस्टिंग में यूज करते हैं डेट इज बजटरी टेक्निक। बजटरी नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि हम एक बजट प्लान करते हैं कि मान लीजिए मैंने स्टैंडर्ड भी देख लिया, ओके मैं इतना इतना खर्च करूंगी। मान लीजिए मेरे पास एक ऑर्डर आया है, लाइकवाइज इन द प्रीवियस एग्जांपल मैं 100 यूनिट प्रोड्यूस कर सकती हूँ। मुझे 10 और एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने का ऑर्डर आया, तो मैंने अपना स्टैंडर्ड कॉस्ट तो 100 यूनिट्स का जितना सेट किया हुआ था 10 के लिए भी उतना ही होने वाला है। मार्जिनल कॉस्टिंग से भी मुझे लगा कि यस ओके मैं 10 यूनिट बना सकती हूँ। ऑलराइट, सो व्हेन in this case now we will go to the third technique. We will see कि total expenditure क्या हो रहा है। If my bosses want to know कि out of ये जो 10 यूनिट हम बनाएंगे इससे हमको क्या प्रॉफिट जनरेट होने वाला है या क्या लॉस होगा या कितना कैसे क्या एक्सपेंडिचर होगा, तो व्हाट विल आई डू? आई विल प्रिपेयर अ बजट टू नो द टोटल एक्सपेंडिचर्स on everything, on material, wages and overheads, and then I will compare it with the actual standards set by me, and then I will perform. All right, friends. So these are the techniques. Techniques means the presentation of the data so that कि आपका stakeholder properly decision making कर सके. All right, friends. So I hope आप ये चीज समझ चुके हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, तो हम एक स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालते हैं और उसको प्री डिटरमिन्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं। ऑलराइट, एंड देन if there is a difference then we see कि हमको क्या क्या steps लेने हैं। then marginal costing में हम लोग cost per unit of production निकालते हैं, marginal cost per unit of production, all right? and then budgetary costing में we prepare a budget and accordingly we plan our activities. So friends, I hope you have understood this term. Now moving on to the next topic, which is again a very important one. You should have an understanding of all these costs, all these terms, so that आपको आगे कॉस्टिंग में बार बार इन टर्म्स को यूज किया जाएगा। सो फर्स्ट टर्म इज डायरेक्ट कॉस्ट। नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा डायरेक्ट का मतलब क्या होता है। डायरेक्ट का मतलब, इस पूरे टॉपिक को समझाने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेंगे कि हम लोग एक पेन मैन्युफैक्चरर है। नाउ एक पेन मैन्युफैक्चरर को डायरेक्टली इस पेन को बनाने में जिन जिन चीजों का कॉस्ट लगेगा
उसको हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं. All right, friends. So those costs which can be identified with the unit of product. For example, इस पेन को बनाने में मुझे 10 रुपए का मटेरियल, 10 रुपए का वेजेस, 10 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी, ऑलराइट, एंड 10 रुपए का रेंट लगा. तो इस पूरे पेन को बनाने में आई वुड से कि मुझे 40 रुपए लगे. ऑलराइट फ्रेंड्स, सो the cost which can be directly identified with the unit of product, it is called direct cost. Likewise, I am giving you an example here: direct material, direct labor, or direct overheads. All right. So कोई भी मान लीजिए जो चीज आपने प्रोड्यूस की उससे उसमें जो भी उस पर्टिकुलर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन को करने में या पर्टिकुलर यूनिट ऑफ सर्विस देने में आपको डायरेक्टली जो जो चीजें यूज हुई उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं. तो इनडायरेक्ट क्या हुआ? इनडायरेक्ट क्या हुआ? आई एम सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है. दिस शुड बी इनडायरेक्ट कॉस्ट. सो फ्रेंड्स, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या हुआ? इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब है कि यदि आप ये प्रोडक्शन नहीं भी करते, मान लीजिए आप ये पेन नहीं भी बना रहे होते, तो भी आपको ये कॉस्ट तो इनकर करना ही पड़ता. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से, जिस बिल्डिंग में मैं ये पेन बना रही हूं उस बिल्डिंग का खर्चा, रेंट, दिस वुड बी डायरेक्ट कॉस्ट. इनडायरेक्ट कॉस्ट, आई एम सॉरी, दिस वुड बी इनडायरेक्ट कॉस्ट. क्योंकि अगर आप ये पेन नहीं भी बना रहे होते या आप कोई और भी चीज बना रहे होते तो भी आपको ये रेंट तो लगता ही लगता. या आपके सीईओ का सैलरी, अगर ये पेन नहीं बना रहे होते वो तो भी उनको सैलरी आपको देना ही पड़ता, राइट? हियर ऑल्सो आई यूज द टर्म रेंट. वाई? सी, कुछ ऐसे खर्चे हैं, मान लीजिए ये एरिया जो है वो मैन्युफैक्चरिंग एरिया है. ऑलराइट, तो आप इस एरिया में मान लीजिए कोई पेन या कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो आप इसको ओवरहेड्स में काउंट करेंगे. आई नो फ्रेंड्स, आप लोग को ओवरहेड्स का मतलब अभी नहीं पता है, हम इसको अपनी नेक्स्ट लेक्चर्स में डील करेंगे. तो अभी आप इसको यू कैन आइदर इग्नोर इट ऑल्सो. अभी आई होप आप लोग को डायरेक्ट का मतलब समझ आ गया होगा. अगर मैं इस पेन का प्रोडक्शन करूं तो इससे जो भी डायरेक्टली मुझे चीजें रिक्वायर्ड होंगी उनको मैं डायरेक्ट कॉस्ट में कंसीडर करूंगी. जैसे कि बहुत अच्छा एग्जांपल है डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर. जबकि ऐसी चीजें जो कि मैं प्रोडक्शन करूं कि ना करूं, ऑलराइट, मैं 100 यूनिट प्रोड्यूस करूं कि 1000 की 1 लाख, तो भी मुझे ये कॉस्ट इतना ही लगने वाला है. जैसे कि रेंट एंड सैलरी. ऐसे तो नहीं होगा ना कि आपने 1 लाख यूनिट बनाया तो सीईओ कहेगा कि मुझे भी 1 लाख का ज्यादा खर्चा दो. ऐसे नहीं होगा, राइट? सो फ्रेंड्स, आई होप यू हैव understood these terms. Now let us move to the next point. My next point says fixed cost and variable cost. Friends, this is very important point. So just इसको बहुत ध्यान से सुनिए. Fixed cost and variable cost. See, दो तरीके की कॉस्ट हम पढ़ रहे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. एक ऐसा कॉस्ट जो कि मैं पेन बना रही थी, एक ऐसा कॉस्ट जो कि मेरे नंबर ऑफ पेन्स के साथ में बढ़े. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पहले 100 पेन बना रही थी तो मेरी डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट 1000 रुपए आती थी.
अब मैं 200 पेन बना रही हूं तो मेरी डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट 2000 रुपये आएगी नेचुरली। बट मैं पहले 100 पेन बनाती थी तो मेरा रेंट 1 लाख रुपए आता था। मैं 200 पेन बना रही हूँ तो मेरा रेंट कितना आएगा? 2 लाख रुपया नहीं आएगा, ऑब्वियसली इट वुड बी 1 लाख रुपया ओनली। So friends, fixed is the cost which remains fixed despite your output goes up. यानी कि आपका आउटपुट कितना भी ऊपर बढ़ेगा तो भी फिक्स्ड कॉस्ट आपका फिक्स्ड रहेगा. This remain constant and this do not increase with the volume of output. While variable cost is the cost which varies with the volume of output. Okay friends, so it increases if you increase the production. All right, so इसमें example again I would say आप यही ले सकते हैं rent and CEO salary. ये तो नहीं होगा ना 200 यूनिट बोलेगा तो वो बोलेगा कि रेंट भी बढ़ा दो. This is not possible. All right, this is fixed cost. While variable cost जो है this will vary with the number of units produced. Okay, one very important logic अभी अगर हम समझ लें अभी ही तो it would help you in understanding the thing. See friends, what happens कि जो वेरिएबल कॉस्ट होता है इसमें पर यूनिट कॉस्ट निकालिए. पर यूनिट कॉस्ट इज हियर इट इज 10, हियर इट इज 10. वाइल जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसमें पर यूनिट कॉस्ट निकालिए आप. हियर इट इज 1000, हियर इट इज 500. तो हम इससे क्या एनालाइज कर सकते हैं? हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि विद वेरिएबल व्हेन वेरिएबल कॉस्ट इज देयर तो पर यूनिट कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट. इसका ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे बनता है. जबकि जबकि फिक्स्ड कॉस्ट द पर यूनिट कॉस्ट reduces with when you increase the volume. So friends, इसका ग्राफ आपको इस तरीके से दिखेगा. पहले ये ज्यादा होगा और ये कम 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 होता चला जाएगा. Alright, so I hope you have understood these terms. Now moving on to the next point. Committed cost and discretionary cost. नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा. ऐसी कॉस्ट जो आपने 100% कमिट कर रखी है कि आप देंगे ही देंगे. मान लीजिए एक पेन बना रहे हैं तो पेन के लिए आपको डायरेक्ट मटेरियल लगाना ही लगाना है. लेकिन क्या आप पेन बना रहे हैं तो आपको जरूरी है क्या सीईओ का कॉस्ट देना? राइट, तो हम यही बोलेंगे कि दिस इज माय डिस्क्रिशनरी कॉस्ट, सीईओ का सैलरी, एंड दिस इज माय committed cost. All right friends, then let us just understand two more cost, product and period cost. नाम से ही आप लोग को समझ आ रहा होगा. प्रोडक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट जो आपने एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगाया, राइट? या in other terms I can say which are necessary for manufacturing or production, right? जैसे कि अगर मैं डायरेक्ट मटेरियल ही नहीं लाऊंगी या डायरेक्ट लेबर ही नहीं दूंगी तो मेरा पेन कैसे बनेगा? तो दिस इज व्हाट वी कॉल प्रोडक्ट कॉस्ट. जबकि पीरियड कॉस्ट क्या है? पीरियड कॉस्ट है ओवर द टाइम आपने कोई खर्चा किया. मान लीजिए मैंने रेंट पे किया. अब ऐसे जरूरी थोड़ी है कि लॉकडाउन में मैं मैन्युफैक्चरिंग करूंगी ही करूंगी. सो दिस बिकम्स योर period cost. So these are the costs which are not necessary for production and they are even incurred even if there is no production. Alright friends, जैसे कि for example I have told you rent, or you can say कि मान लीजिए आपको income tax pay करना ही करना है. But can we say no, income tax तो एक
खर्चा है आपका जो कि आप अपने प्रोडक्ट्स पे लगाएंगे। इसके अलावा यू कैन से किसी भी तरीके का टैक्सेस या जीएसटी, ये सब आपको पे करना ही करना है। ऑलराइट फ्रेंड्स, देन देयर आर सम अदर कॉस्ट ऑल्सो, कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल। इसकी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। तो वो कॉस्ट जो कि कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं एक्स मटेरियल यूज करती हूँ अपने पेन के लिए जो कि 10 रुपए का आता है। मुझे पता चला कि अगर मैं इसको सिंगापुर से इंपोर्ट करूँ तो मुझे ये 9 रुपए का पड़ेगा। तो कैन आई से कि दिस इज माई कंट्रोलेबल कॉस्ट? यस। ऑलराइट। सो जबकि नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट क्या होती है, जो कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, क्या मैं रेंट ये कह सकती हूँ कि मेरा 100 यूनिट की जगह, मान लीजिए 200 यूनिट पिछले महीने में मैंने प्रोड्यूस किया, मेरा रेंट 1 लाख रुपए था। लेट मी जस्ट क्लियर ऑल दीज थिंग्स फर्स्ट। चलिए, नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट। मेरा जो है रेंट इस प्रीमिसेस का 1 लाख रुपया लग रहा है। मैंने पिछले महीने 200 यूनिट प्रोड्यूस किया, इस महीने मैंने 100 यूनिट प्रोड्यूस किया। तो कैन आई से कि मेरा 50,000 ही रेंट लो आप? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो these sort of rents, oh sorry, these sort of cost आपकी non controllable है। all right friends, then there are certain other terms used, historical and predetermined cost। ये आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा। historical cost वो cost है जो कि आपने incur कर दी है already, incurred already, ठीक है। then यानी कि जो भी आपने खर्चा कर दिया, जो भी आपने एक्चुअल एक्सपेंसेस या लॉसेस बियर किए, उसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं। जबकि प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट क्या हुआ? आने वाला कॉस्ट जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया है कॉस्ट के लिए। तो दीज आर द फ्यूचर कॉस्ट। ऑलराइट फ्रेंड्स, देन लास्ट टू कॉस्ट आर नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट जो कि मेरे को नॉर्मल सर्कमस्टांस में अकर होगा। जबकि इफ यू रिमेंबर दैट एग्जाम्पल कि मेरा लॉकडाउन है, एक 10 रुपए का चीज मुझे 12 रुपए में खरीदना पड़ रहा है एक्सेस ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, तो मेरा 2 रुपए क्या हुआ? एबनॉर्मल कॉस्ट हुआ। सो फ्रेंड्स, विद दिस point, I hope you have understood these terms of technique of costing, including standard, marginal, and budgetary costing, and these all types of cost. Do revise all these topics. And friends, if you have any doubts, अगर आप लोग को कोई भी doubts है तो आप मुझे comment section में नीचे लिख के भेजिए। I will try to solve at my level best. And friends, do like my channel, do subscribe, recommend it to your friends, do share it with your friends, or do not forget to press the bell icon for the next videos. Thank you, friends.